एडवांस पीसीबी कोर्स, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, उनमें आने वाले फॉल्ट्स, और उससे पहले जो है जो आज हम जिससे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक आम टेक्नीशियन के पास जो है वो कौन कौन से टूल्स औजार होने चाहिए। जैसा कि मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टूल्स मौजूद हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट उसको स्टार्टिंग में अपने पास रखने चाहिए जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ उसके पास होनी चाहिए जिससे जो है वो बाआसानी पीसीबी रिपेयरिंग जो है वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यूज़ करके भी दिखाई जाएंगी। इसमें ये मशीन्स वगैरह भी हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, पावर सप्लाई और हीट गन और जितने भी यानी कि ये पावर स्टेशन वगैरह होते हैं, ये सारे आपको यूज़ करके भी दिखाए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका मीटर। ठीक है, जिसमें आप पीसीबी ट्रेसिंग फॉल्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो मीटर, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपने परेशान नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इजी है, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास सबसे पहले मैं मीटर बता देता हूँ, मीटर से ही हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक अच्छा मीटर होना चाहिए। क्लैम्प मीटर मेरे पास मौजूद है। क्लैम्प मीटर जो है ये हम नॉर्मली एसी वर्क में यूज़ करते हैं, मतलब एसी रिपेयरिंग जाते हैं, एसी में कंप्रेसर चेंज किया, कैपेसिटर चेंज किया, कैपेसिटर उनके वोल्ट वाट और स्पेशली एम्पेयर टेस्ट करने के लिए ये जो क्लैम्प बना हुआ है ये एम्पेयर टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसलिए यहाँ पर रख लिया। ये भी कई बार पीसीबी में यूज़ कर लेता हूँ, बट ये वाला आपको नहीं चाहिए। आपको डिजिटल मीटर चाहिए जो क्लैम्प जिसका ना भी हो, क्योंकि इस पर हमें जो पीसीबी रिपेयरिंग के दौरान एम्पेयर्स वगैरह चेक नहीं करने होते। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह का कोई भी मीटर ले लेना है। ठीक है, मॉडल आप कोई भी ले लें, कंपनी कोई भी ले लें। डिजिटल आजकल मीटर आते हैं, ये डिजिटल है। ऑटो मीटर आजकल आते हैं, ये देख सकते हैं आप कितने सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें थोड़े से कम हैं। तो आजकल जो मीटर आ रहे हैं वो डिजिटल मीटर ऑटो मीटर आ रहे हैं। मीन्स के उस पर मैं ओहम पर सेलेक्ट कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली किलो ओहम में है या ओहम में है या मेगा ओहम में है, वो ऑटोमेटिकली उस पर ले चलता है। मतलब हम जो भी रजिस्टर चेक करते हैं तो उस पर वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर शो करवा देगा ये किलो ओहम में है, मेगा ओहम में है। बट इसमें जो है यहाँ से लेकर 2K से लेकर, आप देख सकते हैं 2K से लेकर, ठीक है, 200 ओहम से लेकर 2K, फिर 20K, 200K, 2M, 20M, 200M मेगा ओहम, यानी कि यहाँ तक ये ब्लू वाली ओहम की साइड है। फिर यहाँ से ये डीसी वोल्ट की साइड है। ठीक है, 200 मिली वोल्ट, और फिर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 600 वोल्ट तक। ठीक है, इसी तरह फिर ये एसी वोल्ट की ये रेड साइड है। फिर HFE, फिर यहाँ पर जो है ये फेरड, जो कैपेसिटर के नैनो फेरड, और फिर ये 2 माइक्रोफेरड, 200 माइक्रोफेरड तक ये ऑप्शन है। फिर DC एम्पेयर्स चेक करने के लिए ये एरिया, फिर AC एम्पेयर चेक करने के लिए ये एरिया, और फिर ये एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि डायोड के लिए ऊपर सिंबल बना हुआ है, डायोड, और एक स्पीकर की तरह बजर का, ठीक है, साउंड का। इसी तरह इस मीटर में भी ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। तो आप ये वैसे बेस्ट मीटर होते हैं यूनिटी के, काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आप कोई भी मीटर ले सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कोशिश करें अच्छा मीटर लें। अच्छा मीटर लेंगे तो उसकी रीडिंग जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो मैं मीटर को साइड पर कर देता हूँ। ये वाला मीटर तो हम नहीं यूज़ करेंगे बिल्कुल भी, और मीटर मैं एक ही यूज़ करूँगा ओवरऑल मुकम्मल कोर्स में। ये वाला यूज़ कर लूँगा, इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं वोल्ट टेस्ट करने के भी, इसमें वोल्ट टेस्ट करने की नहीं है। तो कोशिश करें जो भी मीटर लें उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलनी चाहिए। इस मीटर में सिर्फ जस्ट फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने की ऑप्शन नहीं है, जो कि HZ होता है, हर्ट्ज़ होते हैं, वो चेक करने की ऑप्शन नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अभी काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो न्यू होते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता कि क्या क्या चीज़ें हमें शॉप ओपन करने के लिए जो सामान लेना है वो मार्केट से क्या क्या चीज़ें परचेज़ करें। हमारे पास रिपेयरिंग के लिए हम बैठ रहे हैं, तो रिपेयरिंग के लिए बैठने के लिए हमारे पास जो है वो हर टाइम में कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आए तो हम उसको आसानी से रिपेयर करके फौरी पीसीबी दे सकें, या फौरी नहीं भी तो जो भी टाइम दे उस टाइम पर हम इजीली कवर कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास मस्ट है बहुत ही एक सीरीज़ बोर्ड होना चाहिए। इसमें मैंने पहले वाला जो ये सॉकेट है ये सीरीज़ रखी हुई है, और सेकंड थर्ड जो है वो डायरेक्ट है। सीरीज़ है, सीरीज़ के साथ ये लैंप अटैच है। सीरीज़ बोर्ड बनाना बहुत ही इजी है, ये मैंने अपनी फुली फॉरवर्ड अपने चैनल पर भी बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया हुआ है, और वैसे भी बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, और एक सिंपल सा लैंप जो कि यहाँ पर मैंने ऊपर दीवार पर लगा रखा है, वो देखें। ठीक है,
और उसके साथ एक वायर आ रही है, और वो वायर जो है वो सिंपली जस्ट आगे से खाली है। मैंने उसको आगे से ये क्लिप लगा कर रखे हुए हैं कैपेसिटर वगैरह डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। एक इस तरह का आपने लैंप भी सेपरेट लगा लेना है। और इसी तरह जो है आपके पास ये एक मशीन होनी चाहिए, जो कि मेरे पास जो मशीन है वो ये है, आप देख सकते हैं। ये मशीन है टीटान की। इसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ये आगे लिखा हुआ है पावर सप्लाई, ठीक है, आगे उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप सेम ये भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं। ये डीसी पावर सप्लाई है। इसमें आप किसी भी चीज़ को सप्लाई खुद से देकर ऑटो मतलब आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं सप्लाई, और बआसानी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ऊपर एक और मशीन आपको दिखा दूँ, ये जो कि काटा कंपनी की है। मॉडल नीचे लिखा हुआ है 2018D+ काटा। और ये मशीन भी जो है इसमें आपको हीट की ऑप्शन मिलती है। मतलब ये जो SMD चिप होते हैं ICs वगैरह, उनको हीट करके इससे निकाला जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ये आयरन की ऑप्शन भी होती है, ये साइड पर है। आयरन भी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऊपर एक और मशीन है जो कि एक्स्ट्रा एक मशीन मैंने ला कर रखी है। अगर ये ना भी हो तो आपका काम चल जाता है। तो ये जो मशीन है ये स्पेशली SMDs वगैरह जो होते हैं हमारे, SMD कैपेसिटर हो गए, SMD जो रजिस्टर हो गए, उनको निकालने के लिए, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैनल पर करके। तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी जो हीट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है। इनको भी आगे आगे साथ साथ जहाँ जहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको भी करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये तो हो रही थी टूल्स की बात। इसके बाद जो हमारे पास नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर जो है वो अच्छे वाले इंसुलेटेड होने चाहिए। एक आपके पास फाइल हो, फाइल के साथ आप अपने आयरन की जो बिट है उसको क्लीन कर सकते हैं। ये आयरन है, आयरन की बिट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कभी गंदी हो जाए। आयरन स्टैंड होना ज़रूरी है, जो कि मैंने रखा हुआ है, ठीक है। आयरन स्टैंड, उसके नीचे एक ये पेपर मिल जाता है आपको। ये एक्चुअली मैट होता है, जो कि इसकी बिट अगर काफ़ी गंदी हो चुकी है तो इसको इसके ऊपर से हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमें काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें ये आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ वायर्स आपको ऐसी बनाकर रख लेनी है, क्लिप या फिर आगे थिम्बल लगा लें, 4-5 रख लें स्पेयर। ये आपको PCB में कहीं ना कहीं पर ज़रूरत पड़ती रहेगी। आउटडोर की PCB में हम स्टार्ट इंडोर की PCB से ही करेंगे। ये ट्यूज़र्स आपके पास होने चाहिए, जिससे आप इजीली SMDs वगैरह को पकड़ेंगे। SMD जो है SMD कैपेसिटर, SMD ICs वगैरह जो है उनको आप हीट करके आयरन से इससे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। टूथब्रश आपके पास होने चाहिए, दूसरे ब्रश होने चाहिए PCB को क्लीन करने के लिए। और एक मिरर ग्लास तो आपके पास मस्ट है, लाजमन होना चाहिए। और ये आपको बहुत ही हेल्प करता है, SMDs वगैरह देखने के काम आता है। या कैपेसिटर छोटे जो हैं, किसी भी चीज़ का मतलब नंबर रीड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी कुछ हमें अगर ये SMDs वगैरह है, इसको पढ़ना है तो हम कैसे इसको रीड करेंगे, वैसे नहीं दिख रहा। तो इस पर लाइट्स भी हैं अच्छे वाला, अगर आप ये रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे हम पकड़ेंगे, लाइट ऑन कर ली, और इसको बआसानी हम अब देख सकेंगे। मैं अगर आपको देख कर दिखाऊँ तो ओके 202 सिफर नंबर जो है वो जंपर होती है। तो इस तरह से ये हम कितना ईजिली जो है इसको देख पा रहे हैं। शायद आपको सही से क्लियर ना दिख रहा हो, बट मैं ऊपर से इजीली इसको पढ़ पा रहा हूँ। IC का नंबर कोई आपको पढ़ना हो तो इससे आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। ये देखें, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, पहले फोकस नहीं था कैमरे का। तो कितना अच्छे से आप देख सकते हैं। ऊपर 472-102 ओवरऑल 202, ये जितने भी यानी कि SMDs वगैरह हैं ये आप इससे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की एक चीज़ है, ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा टूल है ये, ठीक है। इसके बाद आपके पास सक्खर होना चाहिए, जिसे सक्खर बोलते हैं। ये वैक्यूम करके जो भी हम सोल्डर करते हैं आयरन के साथ, और इसके साथ जो है हम इसको वैक्यूम कर लेते हैं, ओके, क्लीन हो जाता है वो हमारा। तो ये एक आपके पास मस्ट है, अच्छे वाला होना चाहिए। टूल्स हमेशा कोशिश करें कि अच्छे वाले ही रखें। एक आपके पास इस तरह का कटर होना चाहिए छोटा, जो कि बारीक वायर्स वगैरह को अच्छे से काट सकें। और इसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए सोल्डरिंग पेस्ट अच्छी वाली, ठीक है। मेरे पास 2 हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं, बेस्ट कंपनीज की हैं चाइना में, और बट कंपनी अच्छी है, ठीक है। ये देख सकते हैं
ठीक है, ये पेस्ट है, ये सोल्डर पेस्ट हो गई। और आपके पास जो 60-40 का जो टांका है वो अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि टेक्नीशियंस ये ले आता है लेकिन उससे काम नहीं हो रहा होता। असल में जो है इसका मटेरियल बहुत ही बैड होता है, बुरा होता है, सस्ते में वो ले आता है। तो जैसा कि ये फर्स्ट टाइम काफ़ी अरसे पहले मैंने ये एक ली थी और ये इतना अच्छा सोल्डर नहीं था। बाद में मैंने जब लिया ये वाला तब मुझे पता चला कि भाई इनमें बहुत फ़र्क होता है। अभी इनको फ़र्क चेक करने के लिए मैं आपको दिखाऊं कि इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि चमक किसकी ज़्यादा है। ठीक है, एक जो है ये सही चमक रहा है और एक में इतनी चमक नहीं है। गोल्ड को हम साथ साथ रख लेते हैं तब भी आपको फील होगा। तो ये गोल्ड जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, तो ये बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, इसमें ये कितनी ये आप देख सकते हैं 8 mm का 0.8 mm। ठीक है, और 100 ग्राम की है, वो आप जितने भी ग्राम लेना चाहें। और इसमें जो फ्लेक्स है वो 1.8 और 2.2% ये आपने देख लेना है। 60-40 का टांका है, तो ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं। और इसके लिए साथ में ये एक आपको वायर, जंपर वायर्स भी एक आप इस लेकर रख लें, जंपर वायर, जो कि अक्सर कार बनाने की वजह से ये जो लाइंस हैं ये डैमेज हो जाती हैं, फिर इसके ऊपर हम सोल्डर कर सकते हैं, जंपर लगा देते हैं, तो ये वायर वहाँ पर काम आ जाती है। तो इसके बाद ये एक चीज़ है, शायद कुछ दोस्तों ने अभी फर्स्ट टाइम देखी हो, 3.5 mm। ठीक है, ये एक्चुअली विक है और इसके साथ जो है हम सोल्डर मतलब जहाँ से हमने कोई भी कंपोनेंट उतारा है उसको अच्छे से नीचे से क्लीन कर सकते हैं आयरन। और ये इसके ऊपर अगर हम जब लगाएंगे तो अच्छे से ये जो है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा होगा वो सारा ये खींच लेगा और थोड़ा इसको फिर हम काट के फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे। तो ये विक जो है इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी, विक। ठीक है, सोल्डर रिमूव करने के लिए विक ये यूज़ होती है। तो इसके साथ साथ आपको एक 100 वाट का आयरन होना चाहिए और 30 वाट का आयरन है या 60 वाट का आयरन है तो वो भी चलेगा। बट एक आप बड़ा आयरन रख लें, जो कि अगर आपके पास महंगी मशीनरीज वगैरह आप नहीं बाई कर सकते तो आप एक आयरन रख लें जिससे आप आसानी के साथ IPM मॉड्यूल वगैरह ये चीज़ें रिमूव कर सकें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपके पास ये वायर्स भी लेकर रखें इस तरह से, जो कि जंपर डालने के लिए भी काम आ जाती है। और कई बार चूहा केस आता है, मतलब जिसमें वायर्स कटी हुई होती हैं, चूहे ने वायर काट दी डिस्प्ले की या फैन मोटर की, स्विंग मोटर की, तो उसमें आप जो है इसके साथ वायर्स 2-3 कलर लेकर रखें तो आप वायर्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं। इतनी कॉस्टली नहीं है ये, सस्ती ही आपको मिल जाती है मार्केट से। और इसके साथ एक हमारी ये पेस्ट, हीट सिंक पेस्ट। हीट सिंक पेस्ट मेरे पास तो ये बड़ी वाली है, छोटी भी मिल जाती है, पैकेट में भी मिल जाती है। हीट सिंक पेस्ट वाइट कलर की होती है, ये जब टाइम आगे आएगा तो फिर इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो ये हीट सिंक पेस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। हीट सिंक पेस्ट जो है वो हमारे कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं जो ओवर हीट ना हो उनके लिए लगाई जाती है हीट सिंक के साथ। और उसके बाद कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कि मैं आपको दिखा दूँ कि आप पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट यहीं से ले लें तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने ले लेनी है। ठीक है, मार्केट से कैपेसिटर्स हैं, टीवी सेंसर है, ULN 2003 IC है, SMDB में है, और ये सारे कैपेसिटर हैं इस तरफ। और नीचे IC है 7805, 7812, 7905, VDR क्रिस्टल वगैरह, IGBT, ZNR और ये जेनर डायोड है, डायोड मिक्स सिंपल वाले। ये जो है रजिस्टर है 2 वाट की, ये सारे इस तरफ रजिस्टर है कलर कोडिंग वाले। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ एक नॉर्मली होनी चाहिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको PCB से मिलता है जो कि आपके पास नहीं है वो आप मार्केट से मंगवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोस्ट यूज़ होने वाली SMDs हैं, ये सारी SMDs हैं। ठीक है, 39 किलो ओहम तक ये सारी SMDs हैं। 47 ओहम से लेकर 39 किलो ओहम तक इसमें कुछ कुछ मिस हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जो है ये सभी SMDs हैं और ऑलमोस्ट यही यूज़ होती हैं हमारे PCB में। कुछ PCB होंगे जिनमें ये यूज़ ना होती हो, मतलब कोई और यूज़ होती हो, तो ज़्यादातर जो है यही यूज़ होती हैं। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो थी इसमें कि आपके पास सामान क्या क्या होना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें, एक चीज़ रह गई इम्पोर्टेंट, आपका कंप्रेसर। एक आपके पास DC कंप्रेसर होना चाहिए, डेटन का आप रख लें मोस्टली, क्योंकि डेटन की ही PCB आती हैं। तो डेटन का एक आप कंप्रेसर अपने पास रख लें और एक टेस्टिंग वायर बनाकर रख लें जिसमें एक तरफ स्विच हो और दूसरी तरफ
क्लिप या फिर आप थिम्बल भी लगा सकते हैं। तो क्लिप लगा लें, इजी है, कई जगह पर आपको थिम्बल की ऑप्शन नहीं होती तो आप क्लिप इजीली अटका सकते हैं। और डीसी कंप्रेसर आपके पास एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें एसी कंप्रेसर तो हमें चाहिए नहीं, डीसी कंप्रेसर आपके पास होना चाहिए। और उस पर एक चीज़ आपने कर लेनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल पीसीबीज आती हैं, तो उसमें हमें जो है मल्टीपल पीसीबीज में हमें क्या करना होता है, फिर हर किसी का जैक जो हमारे पास नहीं मौजूद होता। तो मैंने क्या कर रखा है, कॉमन इसका सॉरी UVW पॉइंट एग्जैक्ट लगा रखे हैं। और एग्जैक्ट लगाने पर जो इसका मेन जैक था वो था जी ये वाला, ठीक है, एक इसका जैक था, तो ये जैक, ठीक है। अब इसी के मैंने जैक से जो कलर देखें, रेड कलर, इसमें भी रेड कलर, 3 वायर कर दी। रेड कलर एक तो इसके अपने जैक की है, एक रेड कलर लगाकर मैंने क्लिप बना दिया, रेड में से एक क्लिप निकल आया, और एक रेड दूसरा जैक लगा दिया। ये दूसरे हायर कंप्रेसर को लग जाता है, एक हायर का और एक हमारे नॉर्मली जो अल्ट्रॉन ऑक्स पीसीबी होती है उसको लगता है। तो मोस्टली 2 जैक ये यूज़ होते हैं, तो मैंने ये 2 जैक कर लिए। और सेम टू सेम ब्लैक वायर के साथ एक मैंने ये क्लिप निकाल लिया और इसकी ब्लैक वायर भी लगा दी। और ब्लू वायर जो बची उसके साथ मैंने ब्लू वायर जैक वाली लगा दी दूसरी भी, और इधर भी ब्लू वायर मैंने एक कहाँ गई ये क्लिप वाली निकाल दी। तो वेरी इजी वेरी सिंपल, मैंने इसका क्या किया, एक जैक के साथ 3 जैक बना लिए। जिस टाइम पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मुझे बस ये ध्यान रखना है कि ये वाले तीनों जो क्लिप हैं ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। इसको मैं ऐसे करके मतलब कहीं आगे पीछे अटका दूंगा, वो दूसरी वायर्स के साथ कहीं ना कहीं पे आपस में शॉर्ट ना हो, जहाँ पर ऐसे आगे पीछे करके अटका दूंगा। बस उस टाइम पर ये ध्यान रखना है। और जिस टाइम पर मेरे पास ऐसा कंप्रेसर आ जाए, कोई ऐसी पीसीबी आ जाए जिसमें ये 2 जो जैक हैं इसके ये वाले, तो एक ये और एक दूसरा, वो नहीं लगना हो, तो मैं ये वाले जो तीनों हैं ये भी UVW ही हैं, इसमें से निकाले हैं, एक पॉइंट में ये लगा दूंगा। क्या होगा, गलत लग जाएंगे लेकिन कंप्रेसर हमारा चलेगा, सक्शन डिस्चार्ज बस नहीं करेगा। हम इसकी कोई सी भी एक वायर को आपस में रिप्लेस कर देंगे इस तरह से, फिर हम चेक कर सकते हैं। तो मतलब हमारी टेस्टिंग फिर भी हो जाएगी। तो कंप्रेसर इस तरह से एक तैयार करके रख लें आप, ये एक कॉमन चीज़ है। और हाँ, इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि हर मॉडल की जो मोस्टली आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है, जैसे कि यहाँ पर हायर की ज़्यादा आ जाती हैं, हायर, ओरिएंट, पेल, वेव्स वगैरह, इन चीज़ों, वेव्स नहीं सॉरी, ये दूसरे डोलस वगैरह हो गया, उनकी आ जाती हैं। तो इनमें ऑक्स बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, तो एक ऑक्स की इंडोर की पीसीबी अपने पास लाजमी रख लें। जैसे कि एक मैंने ये रखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं कस्टमर को ये बोल देता हूँ कि भाई आउटडोर की पीसीबी आप निकाल कर लें, अगर आउटडोर का फॉल्ट होगा जो एरर बताएगा उससे रिलेटेड। अभी हम एरर पर भी बात करेंगे, कि एरर पर हम लास्ट में बात करेंगे जब हम इस सबको समझ जाएंगे, सब चीज़ों को। तो इसको जो है हमने पीसीबी मतलब स्पेयर हम रख लेंगे, स्क्रैप में से आप ले सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल के लिए भी स्क्रैप पर आप पीसीबी लेकर रख लें, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहें। और कुछ जो मोटर्स हैं वो भी लाजमी लेकर रखें, कोशिश करें 1-2 सैंपल डीसी मोटर के रख लें, और इस तरह की मोटर भी आप लाजमी रखें जिसमें एक फीडबैक का जैक और एक सिंपल जैक है, तो जिसमें आप हायर की और एक सिंपल दूसरी। और कुछ में पैनासोनिक में आपको रखनी, वो तो डिफरेंट आपको रखनी पड़ेगी। या फिर अगर आपके पास बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नया इसी है, तो आप कस्टमर को फिर सिंपली यही कह सकते हैं कि उसकी अगर एरर के अकॉर्डिंग उसका एरर ऐसा है कि उसके लिए फैन मोटर, इंडोर की पीसीबी, आउटडोर की पीसी, तीनों चीज़ें चाहिए, तो फिर आप कस्टमर को बोलेंगे कि ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, वो मैकेनिक से फिर वो चीज़ें निकलवा कर आप तक पहुँचा देगा। तो इस तरीके से हम यानी कि ये डीलिंग की जाती है। इसके बाद जो है काफ़ी सारे बीच में जो है कंपोनेंट्स जो आगे आएंगे, जो कि यहाँ पर मेरे पास मौजूद भी नहीं थे, जो पीसीबी में आपको मैं साथ साथ बताऊंगा, तो आप लिखते भी जाना, तो आपको वो याद रहेगा, फिर आप वो अपने पास मंगवा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो जिसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाना था कि पीसीबी कोर्स का आगाज़ है, और यहाँ पर आपके पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इंडोर यूनिट की पीसीबी का नॉन इन्वर्टर का सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि नॉन इन्वर्टर एसी में कैसे पीसीबी डायग्राम है और कैसे वहाँ पर सारा सिस्टम जो है मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है नॉन इन्वर्टर पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और साथ साथ कंपोनेंट्स आपको मैं गाइड करता जाऊँगा कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं, कितने कितने वोल्टेजेस आते हैं, कैसे इसके बाद ये डायग्राम देखने के बाद हम पीसीबी के अंदर इन सभी चीज़ों को ट्रेस भी करेंगे, ट्रेस आउट करने के बाद फॉल्ट पर भी डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो मैं पहले जो कोर्स चांद वाला बना पड़ा हुआ है, आपने वो भी वॉच किया, अगर जिन भाइयों ने नहीं किया तो वो वॉच कर लेंगे। तो उसमें ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको जो पहले आपको मैंने जहाँ पर कहा था स्क्रीनशॉट ले लें, वो सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग, बेसिक वर्क और उन पर प्रैक्टिकल डायग्राम वो सारी उसमें क्लियर कर रखी हैं। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए, यहाँ पर ये हमारा नॉन इन्वर्टर AC है, ठीक है। नॉन इन्वर्टर AC में सबसे पहले यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है AC L और AC N, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल और फेस हमने यहाँ पर इन करनी है।
और सबसे पहले जो है यहाँ पर एक रिले लगी हुई होती है, जहाँ पर जो है इन लाइन और आउट लाइन ये आउटडोर यूनिट को जाती है। सिंपली न्यूट्रल डायरेक्टली आउटडोर को चली जाती है, और आउट जो है यहाँ से जो हमारी ये 12 वोल्ट वाली रिले है, ये रिले आउट होती है जब इसको यहाँ पर 12 वोल्ट मिलते हैं कॉइल पर। 12 वोल्ट कहाँ से आएंगे वो आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अब सिंपली ये जो रिले है मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगा तो और ज़्यादा बेटर होगा। जिन भाइयों ने नहीं देखी, ये रिले है, कुछ में इस प्रकार की आती है। इसमें आपको इसके नीचे वाले पॉइंट्स पर ही देखकर पता चल जाता है। देखें, कुछ रिलेज में नहीं होता, कुछ में होता है। यहाँ पर 1 और 2 नंबर के दरमियान में कॉइल बना रखी है, ठीक है। ये जो कॉइल है, मतलब ये 2 जो पॉइंट है 12 वोल्ट के हैं, और ये 2 जो पॉइंट है ये हमारे ऊपर वाले पॉइंट हैं। और इसी तरह ये वाली रिले भी है, कुछ में इस तरह की भी आती है। इसमें एक इन है, कॉमन COM लिखा हुआ है यहाँ पर इन, और ये आउट। नीचे से भी हम देख सकते हैं ये कॉइल बना हुआ है, इन 2 पॉइंट के दरमियान ये आप देख सकते हैं कॉइल बना हुआ है ऊपर से। तो ये है 12 वोल्ट वाली जगह, और यहाँ पर इन और आउट। तो ये रिले होती है हमारी इसमें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आगे की तरफ थोड़ा सा चलें तो सिंपली हमारी लाइन में सबसे पहले फ्यूज़ आएगा। फ्यूज़ सेफ्टी डिवाइस है, इसीलिए फ्यूज़ आएगा। इसको इन यहीं से हो गई लाइन, ठीक है। आउट जो है वो आउटडोर को जाएगी जब यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आएगी। फ्यूज़ जो है हमेशा वो 3.15 एम्पेयर का या 3 एम्पेयर के राउंड ही लगा हुआ होता है, ज़्यादा एम्पेयर का नहीं लगाना। आगे शॉर्ट सर्किट हो तो वो ना हो, फ्यूज़ जले ना, कोई और चीज़ डैमेज हो जाए। तो 3 एम्पेयर का फ्यूज़ जो है मोस्टली लगा हुआ होता है। न्यूट्रल सीधी आ गई यहाँ तक, और ये जो है हमारा इसमें से फ्यूज़ होकर यहाँ पर फिर आपको दोनों के पैरेलल में एक ये जो सिंबल बना हुआ है उल्टा Z की तरह, ये VDR है। MOV भी इसे कहते हैं, VDR भी कहते हैं। 300 वोल्ट का VDR लगा हुआ है। दिखने में ये कैसा होता है PCB में भी हम देखेंगे, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। इसके कई कलर मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ 2 लेग्स होती हैं, देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर हैं। कुछ में इनके ऊपर एक सिलिकॉन की जैकेट भी होती है, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की। ये जो है हमारा MOV ZNR, VDR भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये असल में ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। 300 वोल्ट से मैक्सिमम 300 वोल्ट की तरफ जाएंगे, या अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज पर ये क्या करता है, शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट होगा तो पीछे फ्यूज़ पर लोड पड़ेगा, फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाएगा, आगे करंट जाना बंद हो जाएगा, हमारा आगे वाला सारा सिस्टम सेफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, इसी तरह पैरेलल सर्किट हमारा आगे जा रहा है। तो ये एक आ जाएगा इसमें कैपेसिटर, जो मैक्सिमम 0.1 माइक्रोफैरेड 275 वोल्ट का लगा हुआ होता है। और ये कैपेसिटर भी अगर आपको दिखाऊं तो ये इस तरह के लगे होंगे, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है साइज़ में, छोटा भी हो सकता है। इसके ऊपर इसकी रीडिंग लिखी हुई होती है, ठीक है। साइड पर लिखी होगी या ऊपर टॉप की तरफ लिखी होगी। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है प्राइमरी सेकेंडरी ये ट्रांसफार्मर। 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़, और इसने आउटपुट में जो है 12 वोल्ट देने होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने ट्रांसफार्मर देखे ही होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। कुछ में 15 वोल्ट भी निकालते हैं, कुछ में 12 भी निकालते हैं। तो कुछ में ये डबल सप्लाई भी देते हैं, मतलब 220 वोल्ट इन करके 2 वायर से 12 वोल्ट देंगे अलग, 2 वायर से 15 वोल्ट अलग से देंगे, इस तरह से भी आते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है वो देखते हैं। इसकी इनपुट सबसे पहले देखेंगे, ओके 220 वोल्ट इनपुट है ऊपर, और आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट है। इसकी 15 वोल्ट आउटपुट है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी 2 वायर्स न्यूट्रल और फेस यहाँ पर लग जाती है, जैक बना हुआ होता है, लग गई। और यहाँ पर प्राइमरी साइड जो है वो इनपुट होती है 220 वोल्ट वाली, सेकेंडरी साइड जो है वो आउटपुट होती है। सेकेंडरी साइड आउटपुट 12 वोल्ट AC ही निकालेगी, DC नहीं करेगी, ये जेन में रख लें। DC और जितने हर्ट्ज़ यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी उतने ही हर्ट्ज़ साथ निकालेगी, 12 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, जिसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं। कुछ PCB में 4 डायोड्स लगाकर बना दिया जाता है, मतलब सिंपल ऐसे ही 1 2 3 4 डायोड्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है। इसका आप देखेंगे इसका एनोड और कैथोड इस तरफ है। डायोड्स के बारे में भी पिछले लेक्चर्स वगैरह में, जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स हैं उनमें सारा क्लियर कर रखा है। तो के डायोड क्या है, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो एनोड कैथोड, इसका एनोड कैथोड इस तरफ है, फिर एनोड कैथोड इस तरह से बना हुआ है। तो खैर यहाँ पर इसके एनोड और इसके कैथोड पर हमने एक इन कर दिया, और इसके भी एनोड एक कैथोड पर हमने एक इन कर दिया। जो आउटपुट थी इसकी सेकेंडरी की आउटपुट जो थी, एक इस तरफ इन कर दी, एक इस तरफ इन कर दी। अब इसका जो कैथोड है वो आगे वाला जो दूसरे जो साइड पर कैथोड है आपस में मिले हुए हैं, और ये प्लस वोल्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं। और इनके जो एनोड हैं और इसका जो एनोड है ये आपस में मिले हुए हैं, आप देख रहे हैं। एनोड
माइनस होता है और कैथोड जो है वो आउटपुट प्लस निकालता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा तो ये आउटपुट में प्लस देगा, और यहाँ पर माइनस आएगा तो ये यहाँ पर इसका रिवर्स तो आता नहीं, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस जो है यहाँ पर है और प्लस वहाँ पर है ऊपर। तो यहाँ पर जो है इसने DC वोल्ट सप्लाई कर दी। ठीक है, ये AC वोल्ट थे 12, अब यहाँ पर सप्लाई DC 12 वोल्ट हो गई। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा दिया है, और 35 वोल्ट या 33 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट का होता है। तो कुछ कंपनीज आगे पीछे रखती हैं, मोस्टली 35 या 25 वोल्ट का ही होता है। तो वो आपको दिखाऊंगा भी PCB बोर्ड में। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर कोई एग्जांपल के लिए हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। जी हाँ, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड, अगर आप देख सकें। ठीक है, 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड। इसके बाद फ्रेंड आगे चलें तो यहाँ तक आगे, इसके बाद यहाँ तक आप ऊपर देखेंगे मैंने लिखा हुआ है अनरेगुलेट सप्लाई। इससे पीछे वाली ये जो ऊपर वाली अभी सप्लाई हमने क्लियर की है, ये अनरेगुलेट है। मतलब पीछे से वोल्टेज ड्रॉप होंगे या हाई होंगे, कम ज़्यादा होने पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी कम ज़्यादा करेगा, आगे जो आउटपुट बनेगी वो भी कम ज़्यादा होगी, डायोड पर भी कम ज़्यादा ही आएंगे, यहाँ पर भी कम ज़्यादा ही वोल्टेज बनेंगे। ठीक है, अब इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आगे जो हमारा सिस्टम है वो कोल्ड एरिया है, ये हाई एरिया है, मतलब ये हॉट एरिया है, यहाँ पर करंट लगने के चांसेस भी होते हैं, और ये जो एरिया है ये SMD या फिर हमारा मतलब लो एरिया वाला सिस्टम है सारा। तो इसको हाई वोल्टेज इन चीज़ों में से किसी को भी मिलेंगे तो वो तो जल जाएंगे। इसके लिए हमें रेगुलेट सप्लाई चाहिए। उसके लिए एक IC आता है 7812 IC, कुछ में 78-5 भी, जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से लगा रखे हुए होते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाऊँगा, ये रहा मेरे पास एक IC सेम इसी तरह का, ये 7812 इसके ऊपर लिखा हुआ है, शायद आपको दिखे, इस तरफ लिखा हुआ है बट इस पर इतना क्लीन नहीं नज़र आ रहा। 7812 लिखा हुआ है। इसके पीछे ये हीट सिंक है। ठीक है, हीट सिंक आपको ब्लैक में या इस तरह से सिल्वर में भी मिल सकती हैं, IC को ठंडा रखने के लिए। कुछ में नहीं भी होती, सेम इस तरह का ये होता है, लेकिन ये इसका नंबर आपको इजीली क्लियर देखेगा, देखें 7805C लास्ट में, ये 78-5 है, ये 5 वोल्ट रेगुलेट करने के लिए है, लेकिन इसी तरह का दूसरा 7812 है। तो 7812 यहाँ पर लगा दिया ताकि सप्लाई हमारी रेगुलेट रहे। ठीक है, अब इसकी 3 पिन है। जो सेंटर पिन है वो हमेशा ग्राउंड होगी। ठीक है, और सीधा आपने रखा, जो आपके लेफ्ट साइड पर है वो हमेशा इनपुट होती है, और राइट साइड वाली आपकी हमेशा आउटपुट होती है। ये इसका एक फार्मूला जेन में रख लें, सेंटर वाली हमेशा ग्राउंड, लेफ्ट साइड वाली इनपुट और राइट साइड वाली आउटपुट। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट दिए या 15 वोल्ट दिए, 12, 15 इस तरह जितने भी वोल्ट दिए, किसी में 18 भी आ रहे होते हैं, क्योंकि पीछे से अनरेगुलेट है, सप्लाई अप डाउन थोड़ी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी वोल्ट आ रहे हैं इसने आउटपुट में 12 वोल्ट ही निकालने हैं। ठीक है, 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं निकालेगा, 12 वोल्ट फिक्स निकालने हैं इसने। तो नेगेटिव तो इसको नेगेटिव मिली हुई है, यहाँ से ये सारी नेगेटिव एक ही है, ये वाली भी नेगेटिव एक ही है। तो ये 12 वोल्ट बन गई यहाँ पर सप्लाई। तो 12 वोल्ट सप्लाई बनने के बाद अब जिस IC को 12 वोल्ट चाहिए, ये वहाँ पर 12 वोल्ट डायरेक्टली पहुँचा देगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है ग्राउंड, और ये कैपेसिटर 25 वोल्ट का, और यहाँ पर जो है इसने रिलेज वगैरह को जो है 12 वोल्ट देने हैं, वो डायरेक्टली चले गए। ये भी डायरेक्टली स्विंग मोटर को भी चाहिए, वहाँ पर भी चलेगी, डिस्प्ले पर चाहिए तो ये डिस्प्ले मैंने लिखा हुआ है, सॉरी ये तो बाइपोलर है, डिस्प्ले को भी 12 वोल्ट चाहिए, वहाँ पर भी चले, डिस्प्ले को सॉरी 12 नहीं 5 वोल्ट किसी में जाते हैं, किसी में 12। तो जहाँ जहाँ पर 12 वोल्ट जाने हैं वहाँ पर 12 वोल्ट चले गए। अब कुछ IC ऐसे हैं जो 12 पर ऑपरेट होते ही नहीं, वो तो 5 पे ऑपरेट होते हैं। फिर उसके लिए 7805 जो कि अभी मैंने आपको दिखाया सेम इसी की तरह होता है, सेम टू सेम। तो उसकी इनपुट पर हमने 12 दे देने हैं और आउटपुट से हमने 5 ले लेने हैं, फिक्स 5 वोल्ट वो देगा। सेंटर ग्राउंड ही होगी, लेफ्ट इनपुट और राइट आउटपुट ही होगी। और इसमें जो है एक तो हमने ये EEPROM IC है, इसको मैं आपको हैंड पे बता दूंगा, डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर ये सीधा गया हमारा MCU को ऑपरेट होने के लिए भी सप्लाई चाहिए, तो वो 7805 ही देता है। एक तो ग्राउंड से ग्राउंड, ये जो मैंने निशान बना रखा है ना ग्राउंड, ये एक्चुअली ये वायर ही अटैच है ग्राउंड वाली, ग्राउंड के साथ ये सारी, लेकिन ज़्यादा वो काफ़ी मतलब ख़राब हो जानी थी डायग्राम, तो इसलिए मैंने ये सिंबल बना दिया हर जगह पर कि मतलब कि ये अटैच है ग्राउंड हर एक दूसरे के साथ। तो ये ग्राउंड जो है ग्राउंड यहाँ पर इसको मिल गई और आउटपुट से 5 वोल्ट इसको मिल गई।